तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल की। तो अभी हमने बात की कि दो तरह के हाफ सेल, हमने हाफ सेल के बारे में बात करी। अगर दो तरह के हाफ सेल को अगर हम जोड़ दें तो क्या आता है, गैल्वेनिक सेल आता है या फिर वोल्टाइक सेल आता है। तो इन दो हाफ सेल को जोड़ने से जो सेल बनती है उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल बनता है जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से। तो जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से कैसे डेनियल सेल बनता है, इस तरीके से हम जिंक का कंटेनर लेते हैं, उसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर का कंटेनर लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। तो जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है और कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है। यह इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो जिंक जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं हम, और कॉपर होता है उसको राइट हैंड साइड रखते हैं। हमने बात की थी एनोड का मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं, ये गैल्वेनिक सेल में यूज़ होता है LOAN। LOAN का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, और उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, और बीच में हम इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब रखते हैं। ये इन्वर्टेड है, यू शेप की ट्यूब है जिसको हमने इन्वर्ट करके रखा हुआ है। इसके अंदर हम अगर अगर जेली के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, है ना, इसमें जेली भरते हैं हम, लिक्विड नहीं होता, लिक्विड होता तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो जेली सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होता है, वो भरता है और उसको मिक्स करके रखते हैं किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इसको क्या कहते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब क्या है कि जिंक जो है वो Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा, जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn+2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे इस साइड से और इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रेवल करेंगे और इधर जाएंगे और इधर ही डिपॉजिट हो जाएंगे। अब कॉपर+2 जो है वो सोल्यूशन से इसमें आगे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और जिंक की रॉड क्या होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी। वापस से देखते हैं, जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन इससे ट्रेवल करके इधर जाएंगे और कॉपर+2 जो है सोल्यूशन से इधर आके डिपॉजिट होने लग जाएगा। इससे क्या हुआ कि जिंक+2 सोल्यूशन में गया तो ये रॉड क्या हो गई, पतली हो गई, और ये रॉड क्या हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई। कॉपर+2 डिपॉजिट हो गया ना यहाँ से। अब यहाँ से जिंक Zn+2 का कंसनट्रेशन बढ़ा और यहाँ कॉपर+2 का कंसनट्रेशन कम हुआ, मतलब सल्फेट का कंसनट्रेशन बढ़ा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है। और हमने KNO3 सोल्यूशन लिया तो NO3 माइनस इधर जाएगा और K+ इधर जाएगा, ताकि ये सोल्यूशन को वापस से क्या करें, न्यूट्रल, और ये रिएक्शन लंबे टाइम तक चलती जाएगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन लंबे टाइम तक चल रही है, अब क्या करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी, बैटरी नहीं बोलेंगे, एक एमीटर वोल्ट मीटर या कोई बल्ब लगा के देखेंगे, वो ग्लो करेगा। अगर हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो जस्ट एक ग्लो करेगा फिर बंद हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के क्या होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना, और इंटरनल सर्किट प्रोवाइड करता है। ये इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, या बाहर का जो सर्किट है इसको कहेंगे एक्सटर्नल सर्किट, और इसको क्या कहेंगे, इंटरनल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्वेश्चन आता है कि करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जबकि इंटरनल सर्किट में करंट किसकी वजह से होता है, इंटरनल सर्किट में करंट होता है आयन्स की वजह से। तो इसको कहते हैं एनोड कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए डेनियल सेल के लिए याद रखना हमारे को, जिंक कॉपर के सेल को डेनियल सेल कहते हैं, ये वन ऑफ द गैल्वेनिक सेल है या वोल्टाइक सेल है। LOAN याद रखते हैं, लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो आइए देखते हैं वर्किंग एट एनोड। हमने बात की कंपार्टमेंट जिंक Zn+2 में आता है और दो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रह जाते हैं उसके। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एट द कैथोड वेयर, अब ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है पे ट्रैवल करते हैं
एक्स्ट्रा और कॉपर वाली रॉड पे आ जाते हैं एंड Cu+2 ऑफ द सोल्यूशन कैप्चर्स देम एंड डिपॉजिट द सरफेस ऑफ कैथोड ऑफ Cu+2। तो इस सरफेस पे Cu+2 के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जैसे एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब नेट सेल रिएक्शन हमारे पास ये होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग आर 2। अब इस प्रोसेस को लंबे चलने के लिए भाई जिंक वाले सोल्यूशन में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ा है और Copper+2 वाले सोल्यूशन में कॉपर और सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी जरूरी है। भाई इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो फिर कैसे लंबे टाइम तक बैटरी काम करेगी। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोथ द कंपार्टमेंट, सॉल्ट ब्रिज एंटर्स इन बोथ द सोल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज को दोनों सोल्यूशन में एंटर करते हैं। इन एनोड कंपार्टमेंट एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज एंटर्स। एनोड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस है, जिंक Zn+2 से सोल्यूशन में गया है और नेगेटिव चार्ज जो है वो सॉल्ट ब्रिज से उसमें एंटर कर जाता है और उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब टाइम के साथ जिंक रॉड है उसका क्या होगा, साइज कम हो जाएगा क्योंकि जिंक से Zn+2 में जा रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ द जिंक की डिक्रीज होती है और कॉपर की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम गैल्वेनिक सेल को हर बार हम डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो IUPAC ने कन्वेंशन दी है कि आप गैल्वेनिक सेल को ऐसे यूज़ करो। तो गैल्वेनिक सेल को कैसे यूज़ करते हैं, हम एनोड का सोल्यूशन लेते हैं जिसमें एक्वस सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन ऑफ एक्वस एंड कैथोड। तो इस तरीके से हम एनोड का सोल्यूशन, एनोड का जो हमने सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका एक्वस सोल्यूशन, और सोल्यूशन एक्वस लिया और कैथोड का क्या है, सॉलिड है। इसको कहते हैं हम एनोड कंपार्टमेंट और इसको क्या कहते हैं हम, कैथोड कंपार्टमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऑक्सीडेशन है इस गैल्वेनिक सेल में, तो उसको कहा गया है एनोड कंपार्टमेंट, और राइट हैंड साइड वाले को क्या गया है, कैथोड कंपार्टमेंट। जैसे डेनियल सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक से Zn+2, 0 से +2 में जाना है और +2 से 0 में जाना है। यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और बीच में दो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है एनोड और राइट हैंड साइड है कैथोड, ठीक है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज का मैंने आपको बताता है इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl KNO3। तो सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है KCl या KNO3, जेली के साथ भर देते हैं, ठीक है इसको। तो सेमी सॉलिड हो गए जेली। अब क्या होता है इसके यूजेस, ये बोर्ड के हिसाब से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। इंटरनल सर्किट मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट आयन कंप्लीट करता है। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द कंपार्टमेंट बाय मूविंग आयन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आयन्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्ट ब्रिज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम कौन सा भी सॉल्ट उसमें रख दे अगर अगर जेली के साथ मिक्स करके, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हर किसी सॉल्ट को यूज़ कर पाएँ। तो हम किस तरह के सॉल्ट को यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट ब्रिज के लिए। सबसे पहला है भाई दोनों जो कंपार्टमेंट है वो सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज होने चाहिए। तो जो स्पीड है आयन की वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो आयनिक मोबिलिटी बोले या फिर स्पीड बोले, वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों का साइंस लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, ठीक है। और क्या है, जैसे हम AgNO3 का सोल्यूशन लें और वो Ag से Ag+ का हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसमें KCl का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि Cl और Ag रिएक्ट करके क्या बना देंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो दोनों सोल्यूशन के लिए वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो आयन्स फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज शुड बी केमिकली इनर्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट, है ना। तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, है ना। तो KNO3 जैसे Ag सिल्वर के इलेक्ट्रॉन में हम कोई भी क्लोराइड का सोल्यूशन अवॉइड करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वो Ag के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, तो वो रिएक्शंस हो जाएगी, तो जो हमारा काम है वो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने वाला।
अब क्या है कि वो सॉल्ट ब्रिज का जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में भी शो नहीं करना चाहिए, किसी भी दोनों कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन बने हैं उनसे वो रिडॉक्स रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो आयंस फॉर सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी इलेक्ट्रोकेमिकली इनर्ट विद बोथ द इलेक्ट्रोलाइट, मस्ट नॉट शो एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों के लिए केमिकली इनर्ट होना चाहिए। अब जैसे सॉल्ट ब्रिज के ऊपर जे एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज, गैल्वेनिक सेल में जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल इन द रिएक्शन, मतलब केमिकल इन द रिएक्शन डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, सेल रिएक्शन में। हाँ ठीक है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ये आंसर ठीक है। स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयन फ्रॉम वन, डिफ्यूजन ऑफ आयन तो इलेक्ट्रॉन ये रोकता ही नहीं है, आयन कंपार्टमेंट ही अलग अलग है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के नेसेसरी भी नहीं है अगर होने के लिए, बिना इसके भी सेल रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसके सोल्यूशन में जो आंसर दिया था उसमें ए और सी ऑप्शन भी सही थे और सिंपल ए ऑप्शन भी सही था, ठीक है। इंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की मिक्सिंग को इंश्योर तो करता है नहीं, ठीक है, ये डजंट मेक एनी सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर जब इसका सोल्यूशन आया था तब ए सी और ए दोनों था, ठीक है। अगर किसी ने दोनों मार्क किया उसको भी पूरे नंबर दिए, किसने ए मार्क किया उसको भी पूरे नंबर दिए। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ई सेल। अब ये दो कंपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन दो पुश करने की टेंडेंसी है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वापस से दो कंपार्टमेंट है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, और हमने अभी देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी उसको इलेक्ट्रॉन को फेंकने की, इलेक्ट्रॉन मूव करने की, उसका उसको क्या कहते हैं, ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये किसके होता है, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ये अभी हमने देखा था, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। सो इट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि ई सेल क्या है। ई सेल अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का भी बताया जाता है, लेकिन हम एक जे में जो एकदम सिंपल तरीका है वो यूज़ करेंगे। आप बोर्ड में वो अपना कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, ई सेल होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। जहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, और जहाँ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ क्या लिखेंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे हम बात करें, ई सेल क्या है, ई सेल ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ई रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड स्टेट जब भी होती है, जब प्रेशर 1 बार हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो ई नॉट सेल क्या है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के लिए यूज़ करते हैं और ई रिडक्शन पोटेंशियल हम कैथोड के लिए यूज़ करते हैं। वह ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ई ओ पी एंड ई नॉट ओ पी फॉर द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो रिड्यूस हो रहा है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो इसकी ई आर पी ई ओ पी की वैल्यू है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आती है, ठीक है। अब कैसे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट की जाती है इसके सबके बारे में बात हम बाद में करेंगे जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHE को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे डीनियल सेल के लिए बात करें, ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट 25 डिग्री पे, और जब ऑक्सीडेशन प्रेशर 1 बार हो और कंसनट्रेशन 1 मोलर, ई नॉट ओ पी और ई नॉट आर पी। ई नॉट ओ पी क्या है, जेड एन से जेड एन प्लस टू, ई नॉट आर पी क्या है, सी यू प्लस टेस से सी यू में जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल में। इसकी वैल्यू 0.76, इसकी वैल्यू 0.34। ये हमारे को साइन के साथ रखना है बच्चों, किसके साथ रखना है, साइन के साथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 1.44 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब देखो बच्चों जैसे हमने बात की कि ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, जिंक से Zn+2 एंड Ag प्लस से Ag, जिंक से जा रहा है जिंक +2 में और सिल्वर से जा रहा है सिल्वर में। अब इनके लिए हमारे को ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे को कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए, तो जिंक से पहला जिंक से Zn+2, Zn से Zn+2 है 0.76 और Ag प्लस Ag है 0.80, तो यह 1.56 वोल्ट। अब बच्चों ऐसा है कि आप कहोगे कि यहाँ पे
हम 2 मोल्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसके 1 मोल यूज़ हो रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसको 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते क्योंकि ये ई नॉट ऑफ द सेल या फिर ई सेल ई नॉट ऑफ द सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल पे डिपेंड नहीं करता। हमने कितने भी मोल सिल्वर के लिए हो, ये उस टेम्परेचर पे इसका ई नॉट क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि इसके कितने मोल्स हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस पहले का आंसर है 1.56 वोल्ट। दूसरे का आंसर है आयरन से Fe+2 Ag+ से Ag में जा रहा है, तो Fe से Fe+2 का वोल्टेज है -0.44 प्लस Ag+ से Ag का वोल्टेज है 0.80, तो आता है हमारा 0.36 वोल्ट। तीसरे की बात करें Zn से Zn+2 और Fe+2 से Fe, तो Zn से Zn+2 है -0.76। पहले वाले में बच्चों अगर हम बात करें तो Zn+2 से Zn+2 दिया है हमारे को, Zn+2 से Zn 0.6, तो -0.76 है, इसमें हम आंसर सही कर लेंगे हमारा। इसमें आंसर आ जाएगा जिंक से Zn+2, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका 0.76, तो हम लिखेंगे इसका 0.04 वोल्ट, ठीक है। अब Zn से Zn+2 और Fe+2 से Fe जा रहा है, ठीक है, Zn से Zn+2 और Fe+2 से Fe, तो Zn से Zn+2 है -0.76 वोल्ट, साइन के साथ लिखेंगे, प्लस Fe+2 से Fe है 0.44 वोल्ट, Fe+2 से Fe हमारे पास है 0.44 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.32 वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस किस के सेल बनाए जा सकते हैं। जिसका ई नॉट पॉजिटिव होता है वो सेल स्पॉन्टेनियस होती है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी होता है -NFe। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यूज़ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखा है, दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यूज़, ठीक है बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2 से Zn, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे Zn+2 से Zn हमने लिया है -0.6 और यहाँ पे लिया है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आता है बच्चों, एक्चुअली में यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो फिर ये आंसर जो हमारा पहला था वो सही था, हमारे को 0.76 की जगह प्लस रखना पड़ेगा। अब ओरिजिनल के साथ ही लेके चलो तो अच्छा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.56 वोल्ट और ये हो जाएगा 1.20 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल, जिंक से Zn+2 से Zn, कॉपर+2 से कॉपर एंड Ag+ से Ag, तीनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया 0.76 एंड 0.34 एंड 0.8 वोल्ट। द फॉलोइंग सेल वन कंस्ट्रक्टेड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो आइए इन तीनों का ई नॉट देखना है, 0.76 से 0.34। तो जिंक से Zn+2 है 0.76 प्लस कॉपर+2 से कॉपर है 0.34, ठीक है। तो Zn+2 से Zn दिया है 0.76 और Zn से Zn+2 दिया है, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के लिए होता है ना। तो Zn से Zn+2 की वैल्यू है हमारे पास 0.76 और इसकी वैल्यू 0.34, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 1.1 वोल्ट, ठीक है, जो कि हमारा डेनियल सेल था, ठीक है। सेकेंड है Zn से Zn+2 0.76 और Ag+ से Ag है 0.8 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। तीसरा है कॉपर+2 से कॉपर, ये है हमारे पास 0.34 वोल्ट माइनस का, और Ag+ से Ag है 0.8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 देन 1 देन 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज़, ये दिया स्टैंडर्ड कंडीशन, Sn से Sn+2 और Fe+2, 3 से Fe+2, तो Sn से Sn+2 है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट की वैल्यू बतानी है हमारे को, तो Sn से Sn+2 है हमारे पास 0.14
और Fe+3 से Fe+2 है 0.77 वोल्ट, तो रहेगा बच्चों 0.91 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास सी। इस तरीके से जो ई नॉट है वो मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो हम कितने भी मोल्स यूज़ करें, आयरन के 2 मोल्स यूज़ किए, टिन का 1 मोल यूज़ किया, तो ऐसे नहीं करेंगे, आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर 2 हाफ सेल मिलकर तीसरी हाफ सेल बनाती है तो उसका हम एक मेथड देखेंगे जिसमें हम डेल्टा जी को इक्वेट करते हैं, डेल्टा जी ऑफ 3 इक्वल्स टू डेल्टा जी ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी ऑफ 2, इस तरीके से करते हैं। उसके बारे में बात हम करेंगे, लेकिन 2 हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल बना रहे हैं तो उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन या फिर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल डजंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऑफ द वन और टू बोथ ऑफ द रिएक्टेंट।